दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे एक तस्वीर की जो शायद बनाई जाए, शायद ना बनाई जाए। प्रॉक्सिमिटी टॉक्स क्या होती हैं और इस्लामाबाद का 1988 जिनीवा कनेक्शन, वैंस को पाकिस्तान क्यों भेजा गया और ईरान ने उसे ही क्यों मांगा। आईआरजीसी और मुज्तबा खामनाई, ईरान का न्यू पावर स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर इनरिचमेंट का वो फॉर्मूला जो सबको फेस सेव कराएगा, पाकिस्तान का रियल गोल एंड व्हाई सक्सेस इज स्मॉलर देन ट्रंप क्लेम्स। तारीख शायद खुद को ना दोहराए, लेकिन इसकी बाज़गश्त जरूर सुनाई देती है। और मैं चाहता हूं कि आप वो बाज़गश्त खुद सुने, सिर्फ हेडलाइंस पढ़ने से नहीं, एनालिसिस करके। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों को ज़रूर भेजें जो सिर्फ बीबीसी या एआरवाई की हेडलाइंस पढ़ते हैं, क्योंकि आज जो इस्लामाबाद में हो रहा है कल की दुनिया की बुनियाद रखेगा। स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड। इमेजिन कीजिए एक तस्वीर, इस्लामाबाद का सरीना होटल। एक कमरे में अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, दूसरे कमरे में ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर गालिबाफ। ये दोनों लोग एक ही होटल में, एक ही वक्त में। अगर कभी ये दोनों लोग एक फ्रेम में आ जाएं, यानी इनकी एक तस्वीर खींची जाए, तो वो तस्वीर 1979 के बाद अमेरिका और ईरान के बीच हाईएस्ट लेवल की पहली मुलाकात होगी। और इसका क्रेडिट जाएगा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को। 1979 याद है ना, जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, जब अमेरिका ईरान के उस वक्त के मजबूत ताल्लुकात एक ही रात में खाक में मिल गए, और जो साया उन ताल्लुकात पर पड़ा वो आज तक नहीं उठ सका। लेकिन आज अप्रैल 11 2026 वो साया शायद पहली दफ़ा थोड़ा हिलता नज़र आ रहा है। तो आज की वीडियो में हम वो चीज़ें बताएंगे जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे छुपा रहा है। बीबीसी उर्दू ने आज एक अजीब खबर लिखी। उसने कहा, अगर दुनिया को ये मंजर दिखने को मिला कि इस्लामाबाद में जेडी वैंस और गालिबाफ एक साथ खड़े हुए कोई तस्वीर ली गई, तो ये मंजर एक नई तारीख रकम कर देगा। लेकिन फिर खुद ही लिखता है, शायद वो तस्वीर कभी ना ली जा सके, शायद वो हैंडशेक भी ना करे, शायद वो मुस्कुराएं भी ना। दोस्तों, ये लाइंस पढ़ के मुझे बहुत कुछ समझ में आया, क्योंकि इन लाइंस में पूरी सिचुएशन की हकीकत छुपी है। दोनों तरफ वाले कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ करने पर मजबूर भी हैं। ट्रंप कहता है ईरानियंस के पास कोई कार्ड नहीं, सिर्फ थोड़ी देर का ब्लैकमेल है। और ईरान भी कहता है कि हमने एग्रीमेंट नहीं किया, हम सिर्फ रुक गए हैं। दोनों तरफ विक्ट्री डिक्लेयर हो चुकी है। दोनों ने एक दूसरे पर चीटिंग का इल्ज़ाम भी लगाया है, और दोनों अभी एक ही होटल में हैं। ये जियोपॉलिटिक्स है, जहां दुश्मन भी निगोशिएटिंग टेबल पर आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता। आप जान के हैरान होंगे कि वैंस और गालिबाफ एक ही होटल में हैं, लेकिन आमने सामने नहीं मिलेंगे। जी हाँ, वो दोनों एक टेबल पर नहीं बैठेंगे, दोनों अलग अलग कमरों में बैठेंगे, और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स बीच में मैसेजेस और प्रपोजल्स लेकर आते जाते रहेंगे। इस डिप्लोमेटिक टेक्निक का नाम है प्रॉक्सिमिटी टॉक्स। ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान ने ऐसी टॉक्स कराई हो। 1988 में जिनीवा अकॉर्ड्स, जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से निकल रहा था, वो भी प्रॉक्सिमिटी टॉक्स थी पाकिस्तान के जरिए। तो आज इस्लामाबाद उस तारीखी जिनीवा का रोल अदा कर रहा है। अब एक सवाल, अगर ये प्रॉक्सिमिटी टॉक्स हैं, तो क्या वो हिस्टोरिक फ़ोटो कभी सामने आएगी? एनालिस्ट कहते हैं अगर कोई ब्रेक थ्रू होता है तो शायद एक डायरेक्ट मूवमेंट भी हो। 1979 के बाद पहली बार ईरान और अमेरिका का डायरेक्टली बात करना, वो सिर्फ एक फ़ोटो नहीं, वो वर्ल्ड हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट होगा। और इसका क्रेडिट पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ हो जाता है।
जब गालिबाफ इस्लामाबाद उतरने के बाद पहली बार मीडिया से मिले, उन्होंने एक लाइन कही जो दुनिया भर की हेडलाइंस में गई, और वो लाइन थी, हम अच्छी नीयत रखते हैं लेकिन हम ट्रस्ट नहीं रखते। अमेरिका के साथ निगोशिएटिंग का हमारा तजर्बा हमेशा फेलियर और टूटे हुए वादों का रहा है। दोस्तों, ये एक सियासी स्टेटमेंट नहीं था, ये ईरान की डीपली रूटेड फीलिंग्स का इजहार था। सोचें, जून 2025 में जब ईरान और अमेरिका बातचीत कर रहे थे, उन्हीं दिनों इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक की, अमेरिका के साथ मिलकर। फरवरी 2026 में जिनीवा में नेगोशिएशंस चल रही थी, उन्हीं दिनों फिर से अटैक हुआ। तो ईरान का कहना है, हम बात करते हैं और तुम बॉम्ब्स की बात करते हो। ये डिस्ट्रस्ट सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं, ये पर्सनल है। ये 47 ईयर्स का जख्म है, और इन 47 सालों में जो एक चीज़ कंसिस्टेंट रही, वो ये कि जब भी ईरान ने अमेरिकन प्रॉमिसेस पर ट्रस्ट किया, उसने नुकसान उठाया। 2015 की न्यूक्लियर डील ओबामा की सबसे बड़ी फॉरेन पॉलिसी सक्सेस, लेकिन 2018 में ट्रंप ने उसी डील को एक झटके में तोड़ दिया। उसकी वजह से ईरान की इकॉनमी तबाह हो गई। तो आज जब वही ट्रंप की टीम दोबारा वापस आई है, ईरान का शक नेचुरल है। गालिबाफ की वो लाइन, हमने अच्छी नीयत रखी है लेकिन हम ट्रस्ट नहीं करते, ये ईरान का ऑनेस्ट मुंह बोला दर्द है। और ये दर्द इन टॉक्स की सबसे बड़ी रुकावट है। और यहाँ एक एंगल है जो बहुत लोग मिस कर रहे हैं। ईरान ने इस्लामाबाद टॉक्स में खुद इंसिस्ट किया कि वैंस आना चाहिए। क्यों? सोचें, अमेरिका की टीम में स्टीव विटकॉफ भी है, ट्रंप का स्पेशल एनवॉय। जैरेड कुशनर भी है, ट्रंप का दामाद। लेकिन ईरान इन्हें सीरियसली नहीं लेता। ईरान कहता है ये लोग इजराइल के ज़्यादा करीब हैं। विटकॉफ ने अब्राहम अकॉर्ड्स में काम किया, जिसमें पैलेस्टीनियन इंटरेस्ट को इग्नोर किया गया। कुशनर का इजराइल कनेक्शन नोटोरियस है, और विटकॉफ का अप्रोच, अखबारों की रिपोर्ट के मुताबिक, वो एक केयरलेस टीम मेंबर है। तो ईरान ने मांगा, हमें एक ऑफिशियल चाहिए, कोई जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में फॉर्मल पोस्ट रखता हो, कोई जो फैमिली मेंबर नहीं, कोई पर्सनल फ्रेंड भी नहीं, कोई जेन्युइन अथॉरिटी। और दूसरा रीज़न जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जेडी वैंस ट्रंप की अपनी टीम में ईरान के खिलाफ मिलिट्री कैंपेन का सबसे खामोश और स्केप्टिकल आवाज़ था। वो पब्लिकली वॉर का सपोर्टर नहीं था। ईरान ने कैलकुलेट किया, अगर वैंस आता है तो शायद कोई सीरियस डील की गुंजाइश है। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। वो शख्स ईरान के लिए आइडियल निगोशिएटर लगता है, वो ट्रंप के लिए भी काफ़ी प्रेशियस है। वैंस 2028 के यूएस प्रेसिडेंशियल रेस का स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट है। इस्लामाबाद में सक्सेस उसकी पॉलिटिकल कैरियर को रॉकेट बूस्ट दे सकती है। तो दोनों साइड्स के लिए वैंस का यहाँ होना एक कैलकुलेटेड बेट है। अब एक और ज़रूरी बात जो ऑलमोस्ट किसी ने भी नहीं बताई, ईरान के अंदर डिसीजन मेकिंग बिल्कुल बदल गई है। जंग के पहले घंटों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली हुसैनी खामनाई शहीद हो गए। उनकी जगह अब आई है उनके बेटे मुश्तबा खामनाई के पास। लेकिन एक मसला है, मुश्तबा उसी हमले में खुद भी सीरियसली ज़ख्मी हो गए थे। उनकी शिरकत कितनी एक्टिव है अभी तक क्लियरली मालूम नहीं। तो असल पावर किसके हाथ में है? IRGC यानी पासदाराने इनकलाब के हाथ में। ये वो लोग हैं जिन्होंने ईरान के मिसाइल्स चलाए, ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रॉक्सीज को फंड किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद किया। और ये लोग हिस्टोरिकली डिप्लोमेसी के सपोर्ट में नहीं रहे। 13 साल पहले 2013 में ईरान के रिफॉर्म्स पसंद प्रेसिडेंट रूहानी ने खामनाई को कन्विंस किया था कि न्यूक्लियर टॉक्स करो, बहादुराना लचक के नाम पर। उस वक्त ईरान कमज़ोर नज़र आ रहा था और फिर भी मान गया। आज ईरान और भी ज़्यादा वीक है और उसकी इकॉनमी तकरीबन तबाह हो चुकी है। जनवरी 2026 में एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुआ, हज़ारों लोग मरे। लोगों में चेंज की तलब है। और अजीब बात, इस तमाम तबाही के बीच कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं।
ईरान को रिकंस्ट्रक्शन चाहिए, ईरान को सैंक्शंस रिलीफ चाहिए, ईरान को एक इज्जतमंद रास्ता चाहिए जंग से बाहर निकलने के लिए। यही उसके निगोशिएटर्स के हाथ में है, इस्लामाबाद में। अब आते हैं इस पूरी बात के कोर पे। अखबारों में लिखा है और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को गौर से सुने। और वो एग्जैक्ट बात क्या है? 13 साल पहले जब न्यूक्लियर टॉक्स शुरू हुई, दोनों पार्टीज बहुत दूर थी। ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट का हक मांगा, अमेरिका ने इनकार किया। आज ऐसा लगता है अमेरिका कह रहा है कि ये हक माना जा सकता है, बस ईरान में कोई एनरिचमेंट ना हो। सुनिए दोबारा, ये क्या है? अमेरिका ने ईरान को यूरेनियम एनरिच करने का हक देने की बात की, लेकिन उसी सांस में कहा ईरान में एनरिचमेंट होगी नहीं। क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं? टेक्निकली हाँ, बिल्कुल ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिमार्क्स है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में इसका मतलब है हम तुम्हारा हक रिकॉग्नाइज करते हैं कागज़ पर, लेकिन प्रैक्टिकली तुम यूज़ नहीं करोगे। ये एक फेस सेविंग फार्मूला है दोनों साइड्स के लिए। ईरान कह सकता है अपने लोगों को कि हमने अपना हक मनवाया, अमेरिका कह सकता है अपने लोगों को कि ईरान न्यूक्लियर नहीं बनेगा। लेकिन क्या ईरान के IRGC जो अब ज़्यादा पावर में है ये बात मान लेंगे? वो जो खुद रॉकेट फ्यूल फैक्ट्री चलाते हैं, वो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को नेशनल प्राइड का सिंबल मानते हैं। और पता है उसी न्यूज़ रिपोर्ट के आखिर में क्या लिखा गया कि तारीख शायद खुद को ना दोहराए, लेकिन इसकी बाज गश्त ज़रूर सुनाई देती है। ये लाइन मुझे 2013 की याद दिलाती है, जब सब ने कहा था ये डील कभी नहीं होगी। फिर 2015 में JCPOA हो गया, शायद इस बार भी कुछ हो। तो आज अप्रैल 11 इस्लामाबाद में क्या होगा? ट्रंप ने 2 हफ्तों में पीस डील की बात की थी। मैं सीधा बोल देता हूँ, वो पीस डील नहीं होगी। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान का मोडेस्ट गोल है बस ये कि टॉक्स कंटिन्यू हो। हाँ, पाकिस्तान का सक्सेस क्राइटेरिया ये है कि टॉक्स शुरू हो, कोई एक चीज़ एग्री हो, अगला राउंड का दौर खुले। पाकिस्तान का रियल टारगेट 3 चीज़ें होंगी। नंबर 1, कोई फ्रेमवर्क एग्री हो, चाहे एक पेज का ही सही। नंबर 2, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे कुछ क्लियर सिग्नल आए। नंबर 3, अगले राउंड के टॉक्स फिक्स हों, चाहे 10 दिन बाद ही सही। अगर ये 3 चीज़ें हो जाएं, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली ट्रेमेंडस विनर है। और इन्हीं टॉक्स से एक बार भी वैंस और गालिबाफ एक ही कमरे में बैठते हैं, एक बार भी नज़र मिलती है, तो वो तस्वीर जो अखबार ने इमेजिन की है वो दुनिया भर की हर न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज की तस्वीर होगी। पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद से निकली वो तस्वीर 1979 के बाद की पहली डायरेक्ट नज़र मिलनी, और कोई नहीं भूल पाएगा कि वो मोमेंट कहाँ हुआ। दोस्तों, इन टॉक्स का रिजल्ट कोई भी आए, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, इस टॉक्स के बाद पाकिस्तान को इंटरनेशनल पजीराई मिल रही है। डिप्लोमेट्स पाकिस्तान को सराह रहे हैं और इस सारी इज्जत का सेहरा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।